रोहित और सौरभ दोनों दोस्त जॉब की तलाश में भटक रहे थे। इसी के चलते दोनों कई एग्जाम्स दे चुके थे। दिसंबर के महीने में दोनों एक एग्जाम देकर वापस लौट रहे थे। शाम के 4 बज चुके थे। उनका एग्जामिनेशन सेंटर उनके होम टाउन से दूर था। वो दोनों एक पुराने और गांव से दूर एक बस स्टॉप पर उतर गए, क्योंकि उनको वहां से दूसरी बस से जाना था। उफ, अभी तो दूसरी बस के लिए 2 घंटे का समय हमारे पास है और यहां हम दोनों के अलावा कोई और भी नहीं है। रोहित ने अपनी हैंड वॉच को देखते हुए और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यार यहां पर तो कोई होटल या रेस्टोरेंट भी नहीं है। भूख की वजह से जान निकली जा रही है। सौरभ ने हाथ मलते हुए कहा। उसकी नजरें चारों तरफ देखे जा रही थी। उन दोनों को सामने एक छोटी सी झोपड़ी में एक दुकान दिखी। खाने की इच्छा से दोनों वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि उस दुकान में एक बूढ़े आदमी के अलावा कोई भी नहीं था। बाबा, यहां आसपास कोई दुकान या होटल वगैरह है जहां खाना मिल सके? नहीं बेटा, यहां कोई दुकान या होटल नहीं है। यहां पर तो कोई घर भी नहीं है। मेरे पास कुछ समोसे थे जो बिक गए। चलो मेरे घर, वहां पर खाना खा लेना। वैसे भी यहां सूरज ढल जाने के बाद कोई भी व्यक्ति आने से डरता है। बूढ़े की आवाज में गंभीरता थी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम हमें डरा रहे हो? वैसे भी मुझे भूख लग रही है। सौरभ ने बूढ़े आदमी को घूरते हुए कहा। रुकना यार तू। हाँ बाबा, आप क्या कह रहे थे कि यहां लोग सूरज ढल जाने के बाद आने से डरते हैं? क्यों, ऐसा क्या है? रोहित की बातों में जिज्ञासा थी। बेटा, उनका नाम इस वक्त लेना मुनासिब नहीं होगा, फिर भी बताता हूं। वो इंसानों का खून चूसने वाले जीव हैं इस जंगल में। बाबा जाइए, आप अपना काम कीजिए और अपने घर वालों से अपने दिमाग का इलाज कराने को बोलिए, ठीक है? ये क्या बदतमीजी है यार? तू चल मेरे साथ। सौरभ रोहित का हाथ पकड़कर खींच के ले गया। भगवान, इन बच्चों की रक्षा करना। बूढ़ा हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए घर को निकल गया। अंधेरा होने के साथ ही कोहरे ने भी सबको अपने आगोश में ले लिया था। सौरभ रोहित को खींचे ले जा रहा था, तभी उसे सामने एक दूसरा बूढ़ा आदमी दिखा जो लाठी के सहारे धीरे धीरे चला जा रहा था। सौरभ रोहित का हाथ छोड़कर उसके पास पहुंच गया। बाबा, यहां कोई होटल या फिर कोई दुकान है जहां खाना मिल सके? मैं अपने गांव ही जा रहा था। देखो वो रास्ता है ना, ये रास्ता सीधे होटल तक जाता है। वहां एक बार पहुंच गए ना बेटा, तो फिर दोबारा आने का मन नहीं करेगा। बूढ़े ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया। चल रोहित। बाबा धन्यवाद। सौरभ और रोहित उस रास्ते पर निकल पड़े। वो बूढ़ा आदमी अभी तक उनको देखकर मुस्कुराए जा रहा था। यार सुनना, उस बूढ़े बाबा ने क्या कहा था कि हमें जंगल में नहीं जाना है? रोहित ने
सौरभ को रोकते हुए कहा, अरे तू भी ना उस बुढ़े की बात पर यकीन कर लिया। साला सठिया गया है, वो झूठ बोल रहा था हमसे। तू चल, मुझे भूख लगी है। सौरभ ने रोहित को खींचते हुए कहा। कोहरा और जंगल रात के समय में और भी ज्यादा खौफनाक दिख रहे थे। जंगली जानवरों की आवाजें दोनों के रोंगटे खड़े कर रहे थे। तभी उन दोनों के सामने एक बहुत पुराना और बड़ा रेस्टोरेंट दिखा। दोनों अचंभे में आंखें फाड़कर देखते रह गए, क्योंकि वहां बल्ब की जगह मोमबत्तियां थी। हजारों मोमबत्तियों की कतार सारे रेस्टोरेंट को जगमगा रही थी। यार तू सुन मेरी बात, यहां तुझे कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? मुझे तो यहां सब गड़बड़ लग रहा है। ये जंगल के बीचों बीच रेस्टोरेंट और इसकी बनावट और मोमबत्तियां यहां कैसे? तू साला फट्टू ही रहेगा। मुझे भूख की पड़ी है और तुझे भूत की। चल, भूत होंगे भी तो कुछ खा के मरेंगे, सौरभ ने मजाक में कहा। दोनों रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच गए तो वहां 2 टेबल पर 2 जोड़ा बैठा था और 2 वेटर भी थे। सौरभ से रहा ना गया। शाही पनीर का ऑर्डर कर दिया और कुछ देर बाद दोनों का मन पसंदीदा खाना उनके सामने था। रोहित अभी तक रेस्टोरेंट की दीवारों और आसपास बैठे मौन व्यक्तियों को देखे जा रहा था। क्या हुआ? किसको देख रहा है? अबे खाना खा और चल निकलते हैं यहां से। नहीं यार, तुझे कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? ये रेस्टोरेंट और इसकी बनावट, यहां लोग भी कितने शांत हैं यार। तभी अचानक सौरभ खाते खाते रुक गया, क्योंकि उसके मुंह में कुछ नुकीली चीज चुभ गई। साले ना जाने क्या डाल देते हैं सब्जी में, ना जाने आंखों पर पट्टी चढ़ी है सबके। सौरभ ने गुस्से में अपनी भौहें चढ़ाकर मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा। सौरभ के होश तो तब उड़े जब उसने अपने हाथ में उस नुकीली चीज को देखा। वो और कुछ नहीं, एक इंसान के हाथ की उंगली थी। वो घबराकर जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके धक्के से मेज पर रखे सारे बर्तन तेज आवाज करते हुए गिर पड़े और टूटकर बिखर गए। आवाज को सुनकर सारे लोग खड़े होकर रोहित और सौरभ दोनों को देखने लगे। ये क्या है साला? ये किसी इंसान की उंगली है, मुझे कुछ लफड़ा लगता है। वेटर! सौरभ चिल्लाया। मैंने तो पहले ही तुझसे बोला था कि यहां कुछ गड़बड़ है। रोहित ने चारों तरफ निगाहें दौड़ाते हुए कहा। यह क्या बदतमीजी है? बर्तन क्यों तोड़े? चल इनके पैसे चुका। रेस्टोरेंट का मालिक डांटते हुए बोला। कौन सा पैसा बे? तू मुझे जानता नहीं कि कौन हूं मैं? तू मुझे खाने के नाम पर इंसान ही खिला देगा? हां, ये ले पकड़ पैसा। सुबह का इंतजार कर, तुझे मर्डर केस में अंदर करवाता हूं। सौरभ ने रेस्टोरेंट मालिक की आंखों में आंखें डालकर धमकी भरी आवाज में कहा। यहां ऐसा ही होता है रोजाना। पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती है मेरा, क्योंकि यहां मेरी ही चलती है। तुझे तो मैं अभी सबक सिखाता हूं। रेस्टोरेंट मालिक ने अपना गुस्सा दिखाते हुए कहा। सॉरी सर, हमसे गलती हो गई, हमें जाने दीजिए प्लीज, रोहित ने माफी मांगते हुए कहा। रुक, इसकी तो मैं। वेटर! रेस्टोरेंट मालिक सौरभ की बात को काटते हुए बोला। जी सर। इस बदतमीज लड़के को पकड़कर कमरे में बंद कर दो। आज इससे हम सारे बर्तन साफ करवाएंगे। वेटर सौरभ को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देते हैं, जो एक किचन होता है। और तू
इनसे निपट। तुम दोनों ने शोर करके इन सबको गुस्सा दिला दिया है, रेस्टोरेंट मालिक ने कहा। मतलब? रोहित कुछ समझ पाता तब तक रेस्टोरेंट मालिक वहां से चला जाता है और फिर रोहित को शांत माहौल में किसी वहशी दरिंदे की आवाजें आती हुई प्रतीत हुई। रोहित ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो दंग रह गया। जो लोग कुछ देर पहले शांति से खाना खा रहे थे वो एक आदमखोर पिशाचों में तब्दील हो गए थे। ये उनकी आंखों से रिश्ते रक्त, लंबे दांत और बदले हुए चेहरे की आकृति से साफ जाहिर हो रहा था। वो कुछ कर पाते तब तक रोहित भागकर एक कमरे में खुद को बंद कर लेता है और सारे पिशाच उसके दरवाजे को तोड़ने लगे। रोहित बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता ढूंढने लगा। इधर सब बातों से बेखबर सौरभ गुस्से से पागल हुए जा रहा था। तभी सौरभ को एक बड़े बर्तन के ऊपर रखे स्टील के ढक्कन के हिलने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? सौरभ ने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम उस आवाज की ओर बढ़ाते हुए कहा, मगर कोई उत्तर नहीं मिला। उसने देखा कि गैस पर बहुत बड़ा पतीला रखा है, उसमें कुछ उबल रहा है और उसके ऊपर रखा एक स्टील का ढक्कन हिल रहा है। जैसे ही उसने ढक्कन हटाया तो उसमें एक उबलते हुए इंसान का हाथ निकलता हुआ दिखा। इस दृश्य को देखकर सौरभ की रूह कांप उठी। उस पतीले में एक जिंदा इंसान उबल रहा था। सौरभ की एक दहशत भरी चीख निकल गई। वो उबलता हुआ इंसान आनन फानन में उठ बैठा और सौरभ से सहायता की आवाज लगाकर मर जाता है। उसके मरते ही वो इंसान पतीले सहित गैस के ऊपर से एक भारी आवाज के साथ गिर पड़ा। इसका शोर सुनकर कुछ पिशाच उसके दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे। सौरभ ने की होल से बाहर देखा तो कांप उठा, क्योंकि उसे सबकी असलियत मालूम हो चुकी थी। अब वो बाहर निकलने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढने लगा। तभी उसे दीवार पर बनी एक खिड़की पर नजर पड़ी। वो उस पर चढ़ गया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा और उसे इस काम में सफलता भी हासिल हुई। पिशाच जब तक उस कमरे का गेट तोड़ते तब तक सौरभ बाहर निकल चुका था। उधर पिशाच रोहित के कमरे का गेट तोड़कर अंदर घुस गए और रोहित पर हमला कर दिया। रोहित बेचारा क्या कर सकता था? वो एक इंसान इतने सारे पिशाचों का सामना अकेले कैसे करता? वो खुद को बचाते हुए एक कोने में खड़ा हो गया। तभी एक पिशाच ने उसकी गर्दन में काटना चाहा तो रोहित ने अपने हाथों से उसका सिर पकड़ लिया और खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। तभी उसके हाथ में पहने हुए चांदी की अंगूठी उस पिशाच के सिर से छू गई, जिससे उस पिशाच के सिर में आग लग गई और वो पिशाच चीख के साथ वहीं ढेर हो गया, जिससे सभी पिशाच डरकर रोहित पर हमला करने में झिझकने लगे। इस बात का फायदा उठाकर रोहित वहां से भाग निकला। पिशाच भी अपने शिकार को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो भी रोहित के आसपास मंडराने लगे और हमले की ताक में थे। रोहित सबको डराता हुआ मेन गेट से बाहर निकला और गेट को बंद कर दिया, जिससे सारे पिशाच उसी के अंदर रह गए। अब रोहित और सौरभ दोनों सुनसान और कोहरे से ढके जंगल के रास्तों पर दौड़ रहे थे। रोहित ने अपनी मां को धन्यवाद दिया, क्योंकि जो अंगूठी उसके पास थी ये उसकी मां की ही थी। मगर ये क्या, उसके हाथ में वो अंगूठी गायब थी जो कहीं गिर गई थी।
उधर पिशाचों ने मेन गेट को तोड़ दिया। उन्होंने देखा रोहित की अंगूठी वहीं पड़ी है जो कि दरवाजा बंद करते समय वहीं गिर गई थी। सभी पिशाच उन दोनों की खोज में निकल पड़े। सौरभ दौड़ते दौड़ते थक चुका था। वो तेज सांसें लेते हुए एक पेड़ के सहारे खड़े होकर चारों तरफ निगाह दौड़ाते हुए रास्ते को खोजने लगा। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो वो डर से चीख पड़ा। उसने मुड़कर देखा तो पीछे एक सुंदर लड़की थी। उस लड़की ने सौरभ के मुंह को बंद करते हुए शांत रहने का इशारा किया। कौन हो तुम और इस वक्त यहां क्या कर रही हो? सौरभ ने शक में पूछा। मैं भी तुम्हारी तरह जंगल में भटक चुकी हूं। इन पिशाचों ने मेरी फैमिली को मार दिया है। सिर्फ मैं ही किसी भी तरह से उनसे बच पाई हूं। उस लड़की की बातों में भोलापन था। चलो मेरे साथ, मैं तुमको जंगल पार करवाता हूं। वैसे भी मैं रास्ता नहीं जानता, तुम भी मेरी हेल्प कर सकती हो। ओके, आओ। उधर रोहित भागता हुआ जा रहा था। रोहित को अपने टीचर की कही हुई बात याद आ गई कि पिशाच लहसुन, चांदी और नुकीली लकड़ी से मरते हैं। रोहित ने उसी टाइम एक पीपल की लकड़ी ली और उसे चाकू से नुकीला करके अपने पास रख लिया। आगे जाकर उसे फिर वही बूढ़ा आदमी मिला जिसने उन्हें इस जगह के बारे में बताया था। क्या हुआ बेटा? कुछ परेशान से नजर आ रहे हो। कोई सहायता करूं क्या मैं तुम्हारी? साले बुढ़े, तूने ही हमें मुसीबत में डाला है। ये दिख रहा है क्या है? रोहित ने उसको नुकीली लकड़ी दिखाते हुए कहा। ये लकड़ी है, इसे क्यों दिखा रहे हो मुझे? ज्यादा चतुर मत बन। मुझे पता है कि तू भी एक पिशाच है और ये रही तेरी मौत। ले, मर तू अब। इतना कहकर रोहित ने उस बूढ़े के पेट में नुकीली लकड़ी को घुसा दिया, जिससे वो बूढ़ा पिशाच के रूप में आकर मर गया। सौरभ ने चलते चलते सामने जो नजारा देखा तो डर गया। वो लड़की उसे घुमाकर उसी भूतिया रेस्टोरेंट के पास ले आई। तू मुझे कहां ले आई धोखेबाज? यही तो तेरी मंजिल है, यहीं पर रहना है तुझे हमेशा। सौरभ ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की अपने पिशाच के रूप में थी। वो कुछ कर पाता तब तक वो लड़की उसके गले में उसे काट चुकी थी। सौरभ दर्द से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसके गले से निकलने वाला खून बंद हो गया और उसके कान और दांत लंबे हो गए। रोहित भागता हुआ सड़क पर पहुंच चुका था। वो काफी थक चुका था। उसे अब सौरभ की चिंता सता रही थी कि वो ना जाने कहां और किस हालत में होगा। रोहित! पीछे से सौरभ की आवाज रोहित के कानों में पड़ी। रोहित खुशी से दौड़ता हुआ जैसे ही उसके पास पहुंचा तो रुक गया। तेरे गले पर यह निशान कैसा? वो चोट लग गई थी। दूर रहना मुझसे। मुझे पता है कि तुम अब सौरभ नहीं, एक पिशाच हो। भाई प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। तुम भी यहीं रुक जाओ मेरे साथ। हम दोनों यहीं रहेंगे साथ साथ। सॉरी मेरे भाई, तुझे मैं अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा और ना ही तुझे पिशाच बनकर भटकने दूंगा। मैं तुझे आजाद कर रहा हूं। भगवान तुझे जन्नत नसीब करे। मुझे माफ कर देना मेरे भाई। इतना कहकर रोहित ने सौरभ पर लकड़ी से हमला कर दिया, जिससे पिशाच के रूप में सौरभ जलकर वहीं ढेर हो गया। रोहित फूट फूट कर रो पड़ा। तभी उसे एक बस आती हुई दिखी। वो दौड़ता हुआ बीच सड़क पर खड़ा होकर बस को रोकने का इशारा करने लगा।
दरअसल उस क्षेत्र में कोई भी वाहन वहां नहीं रुकता था। जो भी वाहन रात को वहां से गुजरता था अपने वाहन के गेट पर टोटका किए रहता था, जिससे पिशाच उसके वाहन में ना घुस पाए, क्योंकि रात के वक्त उस क्षेत्र में पिशाच बसों पर हमला करके सबको मारकर पिशाच बना देते थे। रोहित को भी पिशाच समझकर बस ड्राइवर ने बस नहीं रोकी और रोहित को कट मारते हुए बस निकाल दी। बस कंडक्टर ने देखा कि रोहित सड़क पर गिर पड़ा है, तब उसके समझ में आया कि अगर वो पिशाच होता तो बस की टक्कर से गायब हो जाता। बस ड्राइवर ने बस रोककर रोहित के पास पहुंच गया और देखा कि उसके सर से खून निकल रहा है। सबने रोहित को उठाया और बस में लेकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया। रोहित 2-3 दिन में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया था। उसे अपने दोस्त सौरभ के खोने का दुख भी था। अब वो इस घटना को एक बुरे सपने की तरह भुलाने की कोशिश करता है, मगर अभी भी कई पिशाच उसके सपने में आकर उसे उस भूतिया रेस्टोरेंट में बुलाते हैं।